आज हम लोग चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में आपने जाना, जो डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। लेकिन जब हम लोग राजनीतिक दल के क्रियाकलाप को देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल फेस है और लोगों का हर तरह का ब्लेमिंग राजनीतिक दल के ऊपर ही होती है, वैसी स्थिति में राजनीतिक दल ही प्रमुख रूप से डेमोक्रेसी के वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरे विश्व में लोग राजनीतिक दल से असंतुष्ट हैं, अपनी असंतुष्टि को दर्शाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में बहुत सारी बाधाएं भी हैं। भारत को लेकर के देखिए तो यहाँ भी राजनीतिक दल की नियमित रूप से आलोचना होती रहती है। वास्तविक रूप से भी देखें अगर तो राजनीतिक दल के क्रियाकलाप में हमें 4 तरह की समस्याएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जिस चैलेंज का सामना राजनीतिक दल को करना पड़ता है, निश्चित रूप से इस चैलेंज को ओवरकम करके ही हम पॉलिटिकल पार्टी को स्वच्छ और मजबूत बना सकते हैं। पहला जो चैलेंज है वह है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी का मतलब यह है, जो पूरे विश्व में यह टेंडेंसी देखी जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो होता है वो टॉप लीडर्स के हाथ में होती चली जाती है। पार्टी न तो नियमित रूप से मेंबरशिप का रजिस्टर रखती है, न ही यह नियमित रूप से इंटरनल इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। परिणाम यह होता है जो ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं उनको पार्टी के अंदर की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं हो पाती है। न तो इनके पास कोई मीन्स होते हैं, न ही कोई कनेक्शन होता है। अतः यह कहीं से भी पार्टी के निर्णय को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम होता है एज ए रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी। पार्टी के नाम पर जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो सारा निर्णय ले लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो पैरामाउंट पावर को स्थापित करके चलते हैं, और जो भी लोग इनके लीडरशिप से अपने को डिसएग्री मानते हैं उनको पार्टी में बने रहना मुश्किल होता चला जाता है। अतः स्थिति यह बनती चली जाती है जो लोगों की जो नैतिकता है वह पार्टी के प्रिंसिपल्स के प्रति कम होती चली जाती है और पर्सनल लॉयल्टी में बहुत अधिक विकास होता चला जाता है। निश्चित रूप से यह डेमोक्रेसी की सबसे पहली बाधा है। दूसरी अगर हम लोग चैलेंज की बात करें तो दूसरी चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का। डायनेस्टिक सक्सेशन से मतलब यह है जो आज अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाता है, जो ट्रांसपेरेंट एवं ओपन प्रोसीड्योर्स को फंक्शंस नहीं करते हैं, जिसके कारण कई से भी ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं वो टॉप मोस्ट लीडर के रूप में कभी भी अपने को नहीं पहुंचा पाते हैं, या वहां तक पहुंचना इनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो वैसे लीडर्स जो अनफेयर पोजीशंस को, एडवांटेज को प्राप्त करते हैं और बिना जनता के पुशअप के ही, बिना जनता के इच्छा के ही अपने फैमिली मेंबर के बल पर यह पार्टी के उच्च पद तक पहुंचते चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जहां टॉप पोजीशन अगर लेकर के देखो तो ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा पार्टी के ऊपर नियंत्रण स्थापित रखा जाता है। कांग्रेस को ही लेकर के देखो तो 1950 से अभी तक जवाहरलाल नेहरू के परिवार का ही नियंत्रण इसके ऊपर बना हुआ है। तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को जिनको अच्छी एक्सपीरियंस होती है, पॉपुलर सपोर्ट भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पैरामाउंट पावर पर नहीं पहुंच पाते हैं। जो अनुभव विहीन लोग हैं वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते चले जाते हैं, जो कहीं से भी डेमोक्रेसी के लिए घातक साबित होता है।
यह टेंडेंसी, इस तरह की टेंडेंसी की बात करें तो करीब करीब पूरे विश्व में स्थापित है, चाहे ओल्डर डेमोक्रेसी हो या मॉडर्न डेमोक्रेसी हो। तीसरी जो समस्या है वह है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। अगर आप देखिए तो चुनाव के समय में प्रत्येक पार्टी शॉर्टकट रूट को अपनाने का प्रयास करती है। चुनाव जीतने के लिए ये गलत मीन्स का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है जो चुनाव में धांधली होती है, चुनाव में विभिन्न प्रकार की अराजकता फैलती चली जाती है। आज अगर देखिए तो जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, जब किसी कैंडिडेट को पार्टी टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से पैसा ही उनके टिकट का निर्धारण कर पाता है। जिसके पास लॉट्स ऑफ मनी है वही कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट हो पाते हैं। रिच पीपुल एंड कंपनीज जो नियमित रूप से पार्टी को फंड देते हैं वो हर प्रकार के पॉलिसीज को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। वो पार्टी के ऊपर अपना पूर्ण इन्फ्लुएंस स्थापित कर लेते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है जो पार्टी क्रिमिनल कनेक्शंस के आधार पर चुनाव को जीत लेती है। यही कारण है जो पूरे विश्व के डेमोक्रेट्स हैं जो इससे चिंतित हैं कि आज रिच पीपुल और बिग कंपनी का डेमोक्रेटिक डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, जो कहीं से भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। चौथा जो चैलेंज है वह देखा जाता है जो पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टी जो है सो जनता जिसको चुनना चाहती है उसको टिकट ही नहीं देती है। अगर हम लोग मीनिंगफुल चॉइस की बात करें तो निश्चित रूप से प्रत्येक पार्टी इसमें अपनी अपनी मान्यताओं को अलग अलग ढंग से स्थापित करता है। अगर हाल के वर्षों में देखिए तो प्रत्येक पार्टी की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में भी कमी आती चली गई है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम लोग ब्रिटेन को ही लेकर देखें, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, लेकिन दोनों ही के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो 9 के बराबर देखने को मिलती है। दे एग्रीड ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। करीब करीब उनकी पॉलिसी एक समान ही होती है। अंतर कहाँ होता है? तो अंतर होता है जो हम पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करें। मतलब कानून वही होती है, व्यवस्थाएं वही होती है, सिर्फ उसको अमल करने के ढंग में अंतर आते चले जाते हैं। भारत को भी लेकर के देखो तो हर एक पार्टी के इकोनॉमिक पॉलिसीज में कहीं से भी अंतर देखने को नहीं मिलती है। आज अब अगर देखो तो प्रत्येक पार्टी या चुनाव से पहले भारत की गरीबी को निश्चित रूप से अपना चुनावी मुद्दा बनाता है, लेकिन चुनाव होने के बाद कहीं से भी गरीबी को हटाने की बात ये नहीं सोचते हैं, बल्कि गरीबी को कैसे बढ़ाया जाए इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोज हु वांट्स रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, और जो इसे अलग थलग हट करके काम करना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। यही कारण है जो पीपुल कैन नॉट इवन elect very different leaders either because the same set of leader keep shifting from one party to another। लोग चाह करके भी अच्छे लीडर का चयन नहीं कर पाते हैं, जो कुछ सेट्स ऑफ लीडर हैं जो नियमित रूप से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में माइग्रेट होते हैं, और यही कारण है जो जनता को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती है। आपका लास्ट टॉपिक है हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म। तो आपने देखा जो पॉलिटिकल पार्टी को विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, अतः इस चैलेंजेस में रिफॉर्म्स प्रपोजल का होना भी आवश्यक माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है जो आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म, क्या राजनीतिक दल अपने को रिफॉर्म करने के लिए तैयार है? तो अगर वह तैयार है तो फिर उसको रिफॉर्मिंग करने से कोई मना भी नहीं कर सकता है, और अगर वह नहीं चाहता है अपने को रिफॉर्म करना तो कोई उसको फोर्स करके रिफॉर्म कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अतः पूरे विश्व के लोग इस क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं। यह सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लीडर्स के द्वारा लिया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जनता सिर्फ उस लीडर्स को, उस पार्टी को रिप्लेस कर सकती है, दूसरे पार्टी को वहाँ ला सकती है। लेकिन अगर हर पार्टी इसी प्रकार का काम करना शुरू करे, वो रिफॉर्म प्रपोजल को मानने से इनकार कर दे, तो कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है अपने में सुधार लाने के लिए।
लेकिन फिर भी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है। जैसे पहला जो इसके लिए कानून बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसको हम लोग डिफेक्शंस के नाम से जानते हैं या इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। यह प्रमुख रूप से इसके लिए बनाया गया क्योंकि एमएलए और एमपी चुनाव के बाद पार्टी बदल लेते थे, अतः इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। इसके तहत आज ये नियम बना दिया गया जो जितने भी मिनिस्टर्स कैश रिवार्ड्स के लिए या पोस्ट के लिए एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते थे, अब ऐसा संभव नहीं है। नाउ द लॉ से दैट एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टी ही और शी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर ये पार्टी को छोड़ते हैं तो ऑलरेडी इनका पद ही समाप्त होता चला जाएगा। अतः इससे निश्चित रूप से दल बदल की जो समस्याएं थी उसमें कमी आ पाई है। लेकिन साथ साथ यहाँ एक समस्या यह भी है, जो एमपीज और एमएलए हैव टू एक्सेप्ट व्हेनेवर द पार्टी लीडर डिसाइड। मतलब यह चाह करके भी यह पार्टी का विरोध नहीं कर पाते हैं। पार्टी लीडर की जो इच्छा होती है, इच्छा नहीं होते हुए भी उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होते चले जाते हैं। दूसरा कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग एफिडेविट्स के नाम से जानते हैं। इसके तहत प्रत्येक एमएलए और एमपी को चुनाव के समय में अपना पेंडिंग क्रिमिनल केस के बारे में और अपने डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देनी होती है। इससे यह पता चल पाता है कि किस प्रतिनिधि का क्या स्टेटस है और जनता को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे ये वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव का चयन कर पाने में सफल हो पाते हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्याएं हैं, जो इसको हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं। जो भी हमें दिया जाता है उसी को हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक यह रिच और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन करने में बहुत हद तक सफल रहा है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी एक कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को नियमित रूप से फुलफिल करना होगा और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। साथ साथ अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना होगा। लेकिन ये सारी की सारी पार्टियां इसको सिर्फ नाम के लिए ही संपादित करती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य सजेशंस भी दिए जा सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को अपने इंटरनल अफेयर्स को नियमित रूप से रेगुलेट करना होगा। इसके लिए इनकी अपनी संविधान बनानी होगी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखना होगा जो जज के रूप में पार्टी डिस्प्यूट का समाधान कर सके। दूसरा, इनके लिए मैंडेटरी है जो मिनिमम नंबर्स ऑफ टिकट जो है 1/3 वुमेन कैंडिडेट के लिए ये सुरक्षित करें। इसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी उनके स्थान को सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, स्टेट फंडिंग की व्यवस्था हो ताकि चुनाव खर्च को कम किया जा सके। सरकार के द्वारा इनको मनी या अन्य प्रकार के सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे पेट्रोल के रूप में, पेपर या टेलीफोन के रूप में, या फिर कैश इनको मिलना चाहिए, जो भी पार्टी जिस प्रकार का वोट पिछले चुनाव में प्राप्त किया हुआ था। लेकिन ये सारे के सारे सजेशन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो ही इसमें सुधार संभव है। यहाँ हम लोग हर समय इस बात को दिमाग में रखें, जो कानून बना करके हम पॉलिटिकल पार्टी को कहीं से भी सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि ओवर रेगुलेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। यह निश्चित रूप से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टी कानून को चीट करने का प्रयास करते हैं। अतः पॉलिटिकल पार्टी वैसे कानून को कभी पारित ही नहीं होने देंगे जिसको वो इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहेंगे। अतः हम कानून बना करके पॉलिटिकल पार्टी को कहीं से भी रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे रास्ता है जिससे हम पॉलिटिकल पार्टी को बाध्य कर सकते हैं सुधारने के लिए। पहला क्या, तो 1 पीपुल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बनावे, पिटीशंस के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से, एजिटेशंस के माध्यम से। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, मीडिया, इस सब को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और पॉलिटिकल पार्टी को यह लग जाता है जो हम अपना परिवर्तन नहीं करते हैं तो चुनाव हार जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपने को परिवर्तित कर डालेगी। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट्स दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। वैसे लोगों को आगे आना होगा जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं। डेमोक्रेसी का जो क्वालिटी है यह इस पर निर्भर करता है जो लोगों का पार्टिसिपेशन कितना अधिक से अधिक है। ऑर्डिनरी सिटीजन सिर्फ बाहर से रह करके ही कमेंट्स करते रहेंगे तो कभी भी राजनीति को सही करना संभव नहीं है। तो इस
समस्या का समाधान हम लोग बेटर पॉलिटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में अगले चैप्टर में जानेंगे। थैंक यू।